हेलो गाइस, चलिए आज की क्लास अपनी होगी टॉर्क ऑन अ डायपोल एंड वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डायपोल, उसकी वजह से पोटेंशियल 3 पॉइंट्स पे, एक्सियल पे था, इक्वेटोरियल पे था और कहाँ पे था, एक जनरल पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं हम लोग, थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग कि अगर हम उसी डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें, है ना, तो उस पर क्या टॉर्क लगेगा, किस कंडीशन में टॉर्क लगेगा, किस कंडीशन में उस पर वर्क करना पड़ेगा घुमाने के लिए, किस कंडीशन में वो स्टेबल माना जाएगा, ये सारी कहानी आज हम लोग क्या कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉर्क ऑन अ डायपोल। कब कब की बात ये पूछी जा रही है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ध्यान दें, अगर क्लास 11 की बात करें तो टॉर्क उन्हीं पे लगता है जब फोर्सेस का जो एक्शन होता है उनका सेंटर या उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो। अगर वो सेम एक्सिस पे काम करेंगे तो कभी नहीं रोटेट करेंगे। जैसे मैं कहूँ ये डाइपोल है, एक को किसी ने इधर खींचा, एक को किसी ने इधर खींचा, मतलब माइनस को इधर खींचा और प्लस को इधर खींचा, इधर 10 न्यूटन्स लगाया तुम्हारे दोस्त ने, तुमने इधर 10 न्यूटन्स लगाया, तो सोचे कि किधर जाने वाला है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। हम कहें कि आपने क्या किया, इसको फोर्स लगाया ऐसे कुछ, देखिए इधर प्लस इधर माइनस है, आपने इधर लगाया, आपके दोस्त ने इधर लगाया, तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा, जरूर लगेगा। 10 न्यूटन आपने लगाया, आपके दोस्त ने 10 न्यूटन लगाया, तो नेट फोर्स कितना हो गया बॉडी पे, 0, अपोजिट है ना। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए एक्शन क्या है इनकी, लाइन ऑफ एक्शन इनकी ये है और आपके दोस्त की क्या है, ये है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो अलग हो गई ना, तो ये 110% टॉर्क जनरेट करेगा। वही काम यहाँ पर भी होगा, जब जब इनके बीच जो फोर्स लगेगा अगर उनका एक्शन अलग हुआ तो उस पर टॉर्क लगेगा, अदरवाइज टॉर्क 0 आएगा। नेट फोर्स सॉरी क्या कहते हैं उसको, फोर्स बराबर होंगे तब की बात बता रहा हूँ मैं। मान लीजिए आपके पास एक टॉर्क डायपोल था कुछ ऐसा, ये स्टार्टिंग में ऐसे मान लीजिए रहा होगा, हम इसको हल्का सा टिल्ट करा के छोड़ देते हैं। अगर इसको हम ऐसे छोड़ दें, है ना, इधर माइनस कर देते हैं, इधर प्लस कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो हम बार बार बताते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उस तरफ कहीं बहुत बड़ा प्लस का एक सिस्टम रहा होगा और इधर जिधर जा रहा है उधर क्या रहा होगा, बहुत बड़ा सिस्टम रहा होगा माइनस का। तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते कहाँ जाते हैं, माइनस की तरफ। एक दीवार ले लीजिए, उधर दीवार और इधर दीवार, ठीक है, एक प्लस की और माइनस की। तो सोचिए इधर जो प्लस वाले रहे होंगे वो इस माइनस को अपनी तरफ खींचेंगे, कितना फोर्स लगाएंगे, अगर चार्जेस इन पे क्यू हैं तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज कितना फोर्स फील करता है, क्यू ई। वैसे ही इस पर ये इधर के माइनस वाले क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, इधर कितना सेम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई। एक चीज़ तो समझ में आया कि दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पर और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो नेट फोर्स तो इस पर 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं ये कि इस सिचुएशन में यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहा तो नेट फोर्स ऑन डायपोल विल बी 0 ऑलवेज इफ E इज यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो फोर्स लगेगा, क्योंकि हो सकता है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगा तो फोर्स इधर ज़्यादा रहे, हो सकता है इस जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम रहे तो ये फोर्स कम रहे, तो नेट फोर्स लग सकता है कब, जब नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन यूनिफॉर्म में नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अब बची टॉर्क की, तो टॉर्क देखें तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऊपर हो गई और इसके नीचे, तो टॉर्क भी लग रहा है, तो इसको घुमाएगा ऐसे, जैसे अभी है तो घुमाते घुमाते सीधा कर देगा। जब घूम जाएगा तो इस पर टॉर्क लग कितना रहा है वो निकालते हैं। मान लीजिए कि अभी ये कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वाली से इसकी लाइन ऑफ डायपोल मोमेंट एक्सिस जो है कितना डिग्री बना रही है, मान लेते हैं कितना, थीटा। अगर हम थीटा अपने मन से मान लिया तो सोचिए हमें जब निकालना जाना है टॉर्क, तो हम टॉर्क के लिए क्या करते हैं, याद होगा तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, लिखते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, यही करते थे ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, वो पॉइंट जहाँ पे ऑब्जेक्ट घूम रहा है वहाँ से फोर्सेस की परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, तो यहीं के अबाउट ना घूमेगा, ये अगर घूमेगा तो ऐसे से, तो यहाँ से सारी दूरियाँ नाप लो। पहले इस फोर्स को F1 मान लो और इसको क्या मान लो, F2। खैर दोनों F और F बराबर हैं, है ना। हम कपल से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के एक फोर्स लेंगे, बीच की दूरी का मल्टीप्लाइड कर देंगे, लेकिन हम बारी से बारी करते हैं। इसके थ्रू इसका निकालेंगे टॉर्क, इसके थ्रू इसका निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक ही तरफ घुमा रहे हैं, ऐसे से घुमाएंगे, है ना, क्लॉकवाइज। देखिए ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा, तो दोनों को ऐड करेंगे। तो नेट टॉर्क लिखने के लिए हमको चल रहा है
इसके लिए पहले करेंगे तो F1 इंटू F1 के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो नहीं लग रही है कि यहाँ से ये दूरी परपेंडिकुलर लग रही है, नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सीधा मिलाइए। देखिए यहाँ से इस पॉइंट की सीधी वाली लाइन में ये वाली परपेंडिकुलर होगी, ये होगी कितनी, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा यल 2l था, तो आधा कितना रहा होगा यल। तो ये थीटा देखिए, ये एंगल थीटा है, ये दूरी यल है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका परपेंडिकुलर वैल्यू कितना आएगा, यल साइन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको हम अलग से बनाएं, ये ऐसे है ऐसे है ऐसे है, तो ये वाली दूरी यल है और ये परपेंडिकुलर में चाहिए आर परपेंडिकुलर, और यहाँ पे थीटा, तो यल का यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना आएगा, यल साइन थीटा आएगा। इसको हम उससे कर सकते हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक से रेशियोज कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस से। अच्छा यल साइन थीटा लिख लिए, पहले का तो काम हो गया। प्लस करेंगे, दूसरा फोर्स लेंगे, प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने क्लॉकवाइज घुमाया है ना। अब इस फोर्स की बात करते हैं, F2 ले लिया हमने एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। कहाँ से, यहाँ से। किसकी दूरी, इस फोर्स की। तो ये फोर्स रहा, ये दूरी नहीं लेंगे क्योंकि ये एंगल पर है थीटा, है ना। हमें चाहिए ये वाला, देखिए इस लाइन से, इस बिंदु से जिसके अबाउट घूम रहा है, उस पॉइंट से हम लोग क्या खींच लिए, इस पर परपेंडिकुलर। तो ये दूरी कितनी होगी, अगेन सेम चीज़, ये L ये थीटा, तो ये दूरी कितनी होगी, L साइन थीटा। अगेन ये क्या हो गई, यल साइन थीटा। तो वापस लिख लेंगे यल साइन थीटा। खैर फोर्सेस दोनों बराबर हैं, कितना कितना QE, तो QE कॉमन, और यल साइन थीटा भी दोनों बराबर है, तो कितना हो जाएगा, यल साइन थीटा प्लस QE यल साइन थीटा। दोनों सेम है तो कितनी बार हो गया, 2LE साइन थीटा। क्यू छूट गया, कहाँ गया क्यू, क्यू इधर कहीं लिख लेते हैं। देखिए EQL साइन थीटा, EQL साइन थीटा, EQL साइन थीटा, तो EQL साइन थीटा 2 बार लिख लिया हमने। 2QL को एक साथ इसलिए लिखा क्योंकि इसको हम क्या लिखने वाले, P, और फिर ये E हो गया, ये क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। हम जानते हैं कि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो हो गई मैग्नीट्यूड की बात। हम लिखेंगे अब वेक्टर पार्ट। वेक्टर कैसे लिखेंगे, तो देखिए टाउ वेक्टर लिख लिया, P भी वेक्टर होता है, E भी वेक्टर होता है। साइन अगर रिमूव करना है तो क्या लगाना होता है, क्रॉस, और खैर क्रॉस प्रोडक्ट का ही रिजल्ट वेक्टर आता है। अगर डॉट लगा देते तो ये स्केलर होता है ना। यहाँ तक हो गया हमारे पास, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, वेक्टर। यूनिट क्या लिखेंगे टॉर्क की, टॉर्क की यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, है ना, गलत हो गया, न्यूटन इंटू मीटर, टॉर्क न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, और यहाँ से कर चाहे तो P का निकाल लीजिए अलग से, E का अलग निकाल लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा। ये थी कहानी टॉर्क की। कब, जब एक डायपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया हो और उसको हमें क्या करना, रोटेट कराना हो, या वो रोटेट हो तो उस पर टॉर्क इतना लगेगा। और ये टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, सोचिए, जब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, मैक्स। और ये मैक्स कब होगी, जब थीटा कितना हो जाएगा, घूमते घूमते एकदम 90 पर, क्लियर। और जीरो कब होगा, जब ये एकदम जीरो हो जाएगा ऐसे आगे। तो ऐसे जब हो ही जाएगा तो इधर वाले इधर खींचेंगे, इधर वाले इधर खींचेंगे, तो कहीं घुमा ही नहीं पाएंगे, तो टॉर्क उसमें क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये थी टॉर्क की कहानी। नेक्स्ट करेंगे हम लोग वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू रोटेट द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली हम क्या बता रहे हैं, एक डायपोल था, शुरुआत में, स्टार्टिंग स्टेज में वो कहीं पर रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, फिर उसको हमने घुमाया, मतलब एक्सटर्नली वर्क किया उसको घुमाने के लिए, तो वो हमारा वर्क कहाँ चला जाएगा, उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। कैसे, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लिखने जा रहे हैं हेडिंग, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक्सटर्नल एजेंट, मतलब हम या कोई बाहर से कोई एजेंट आ रहा है, वर्कर आ रहा है, वो उसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है, तो वो कितना काम करेगा उस डायपोल पे, ये निकालना हमें। तो सिंपली पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का ये तरीका है, क्योंकि सबके बीच में स्पेस क्या है, बराबर रखी गई है। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ जा रहा है, इसके बीच में एक डायपोल रख देते हैं हम लोग। डायपोल ये रहा, माइनस और यहाँ प्लस, कितना चार्ज, Q और Q, है ना। इसको क्या करना है, जिस स्टेज में अभी है, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली दिशा से कितनी डायरेक्शन पे एंगल है, थीटा पर, या थीटा 1 पर है। हम इसको घुमा के करना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, इधर प्लस हो जाएगा, इधर माइनस, हल्का सा जो इससे था ऐसे घुमा दिया, कितना एंगल अब हो गया यहाँ से
थीटा 2। तो इतना ही घुमाने में हमने कितना काम किया वो काम निकालना है, वो वर्क निकालना है। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये तब होता है जब क्या हो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ करे, है ना, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ तो रोटेट हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, तो यही फॉर्मूला किस में बदल जाएगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स कन्वर्टेड इनटू टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कन्वर्टेड इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आज हम लोग। लेकिन एकाएक पूरा का पूरा थीटा नहीं घुमाना है, क्या करना है, शुरू में थोड़ा थोड़ा करेंगे। तो मान लेते हैं लेट डी डब्ल्यू इक्वल्स टू वर्क टू रोटेट डाइपोल बाई डी थीटा डिग्री से ही सिर्फ घुमाना, हमें इतना ही घुमाने में इतना काम कर रहे हैं, छोटा सा लिटिल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर लिटिल वर्क। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक निकालना है। तो कितना होगा, इसको क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो किसको इंटीग्रेट करना है, छोटे से वर्क डन को, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2 आ जाएगा पूरा वर्क डन। इसको इधर रख लेते हैं, मतलब टोटल वर्क डन निकालना है तो छोटे से वर्क डन को थीटा 1 से थीटा 2 तक क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें। चलिए डी डब्ल्यू की वैल्यू उठाते हैं, थीटा 1 से थीटा 2, डी डब्ल्यू मतलब टी कहाँ गया, ये वाला, इससे आए तो क्या होगा, देखिए डी डब्ल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा सा वर्क इज इक्वल टू टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट भी कितना, वेर डी थीटा, ये डी थीटा, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू उठा लीजिए, टाउ उठा लीजिए, डी थीटा उठा लीजिए, खत्म। चलिए वैल्यू उठाते, टाउ की वैल्यू इसके पहले कितनी आई थी याद है, पी ई साइन थीटा, और साथ में क्या है यहाँ पर डी थीटा है, ये याद हमें है कि पी ई साइन थीटा होता था टाउ की वैल्यू। कांस्टेंट जो है उनको बाहर खींच लीजिए, तो पी ई बाहर हो गया, अंदर कौन बचा, साइन थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से थीटा 2। फिर उसके बाद पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन आपको एकदम रटा होना चाहिए, इससे आपका समय बचेगा, नहीं तो एग्जाम में पता चला आप इंटीग्रेशन में समय बिता रहे हो। पी बाहर, पहले अपर रखते हैं फिर लोअर रखते हैं, तो पहले अपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा 2, फिर माइनस लगाते हैं तो ये माइनस को क्या कर देगा, प्लस कॉस थीटा 1। ये आया, इसको हम सही जगह लिख लेते हैं यहाँ पर, देखिए वर्क डन इक्वल्स टू आया पी ई इन ब्रैकेट, इसको आगे कर लेते हैं, कॉस थीटा 1 को आगे और इसको माइनस वाले को पीछे, तो कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये आया। हमने शुरू में बताया था कि जो हम वर्क डन करेंगे एक्सटर्नली, वो वर्क डन क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, उस सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। कैसे, एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो शुरू में पोटेंशियल अगर U1 है और बाद में U2, तो चेंज कितने से हो गया होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, वही चेंज ही तो हमने किया होगा। तो वर्क को क्या ऐसा लिख सकते हैं, U2 माइनस U1, नहीं समझना है। हमारे पास शुरू में 10 जूल था, बाद में हमने देखा 50 जूल हो गया, तो 50 जूल में से हमने अगर शुरू वाला 10 जूल माइनस कर दिया तो कितना मिलेगा, 40 जूल। वो 40 जूल आया कहाँ से, वर्क डन। तो वर्क को हम फाइनल माइनस इनिशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो एनर्जी चेंज बता रहा है ना, तो डेल्टा यू लिख लीजिए। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या हो गया, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये हमारे पास है फाइनल फॉर्मूला। लेकिन आपको बुक में दोनों एंगल नहीं दिए रहते हैं, दिया रहता है मतलब यहाँ तक। इसके बाद एक स्पेशल रिजल्ट लिखा है, वो रिजल्ट क्यों लिखा है देखिए। जैसे हम शुरू में बताए थे कि पोटेंशियल को हम रेफरेंस के लिए इनफाइनाइट पे क्या मानते हैं, 0। उसी तरीके से यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लिया गया है, रेफरेंस पॉइंट कितना, थीटा इक्वल्स टू 90 को। अगर थीटा 1 को 90 ले लें तो उसमें की एनर्जी को बोला जाता है 0। ऐसा इन्होंने रेफरेंस के लिए कन्वेंशनली लिया है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कन्वेंशनली चूज किया गया है ना, चूजन। ये चूज किया गया है कि रेफरेंस पॉइंट हमारा कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 होगा, तो वहां पे पोटेंशियल क्या लिया गया, 0। क्यों लिया जाता है तो पता है, कंपेयर करने के लिए, है ना। अब इसमें रख दिया अगर ये सारी चीजें तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस 0, U1 को 0 रख दिया, बराबर PE ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है cos थीटा 1, तो cos थीटा 1 की वैल्यू 90 माइनस cos थीटा 2। अब देखिए 90 की वैल्यू कोई 0, तो ये तो हो गया 0 भाई साहब। बच्चा कितना यहाँ से, U2 इक्वल्स टू PE, यहाँ से माइनस वाला ले लीजिए, बाहर कर लीजिए इसको, माइनस PE cos थीटा 2।
अगर इन जनरल लिखना हो, इन जनरल, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। ये हमारे पास आया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसको हम किसी थीटा डिग्री पे घुमा दें तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा। थीटा से घुमाएंगे तब किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कितने डायपोल मोमेंट का है वो, पी का, तो इतना एनर्जी स्टोर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 केसेस बनाए जाते हैं आप में, जो एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। पूछा जाता है कि डायपोल कब स्टेबल है और कब नहीं है। तो देखिए अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है इधर, और मैं कहूँ एक डायपोल को ऐसे रख दिया माइनस और प्लस, एक डायपोल को ऐसे रख दिया प्लस और माइनस, ये चीज़ मैंने बताया है शायद, एक बार वापस रिपीट करते हैं। देखिए इस केस को हम ए लिख लेते हैं और इसको बी लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं कहूँ कि इसमें स्टेबल कौन है, ऊपर वाला ए या बी, तो स्टेबल दोनों हैं। सॉरी, इक्विलिब्रियम में कौन है, इक्विलिब्रियम में कौन है, तो ये दोनों हैं, ए भी है और कौन है, बी भी है, दोनों। लेकिन ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसका मतलब माइनस है इधर, जहां से जा रहा है उसको क्या ले रहे हैं, प्लस। ये बार बार हम इसलिए लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं हम लोग ए के केस में, माइनस वाले इस प्लस को खींचेंगे इधर और प्लस वाले इधर खींचेंगे इसको। अगर हम इसको हल्का सा घुमाकर ऊपर छोड़ दे तो ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, 110%। हल्का जैसे ऊपर प्लस जाएगा ये तुरंत खींच लेगा वापस, तो ये ऐसे गया वापस चला है, तो स्टेबल हुआ 100%। तो ए क्या हुआ, स्टेबल, क्योंकि वापस अपने स्टेज में आ रहा है, वहीं पे आना ही चाह रहा है, मतलब वहाँ पे स्टेबल उसको फील हुआ, स्टेबल, और साथ में इस पर नेट फोर्स कितना है, इधर और उधर मिलाकर 0, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बोला जाएगा, ए स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। बी की कहानी सोचिए, ये माइनस इसको धक्का देगा भाग जाओ, और ये प्लस इसको धक्का देगा भाग जाओ, नेट फोर्स अभी भी क्या है, 0। लेकिन जैसे ही हल्का से इसको टिल्ट करेंगे हम लोग, ऐसे केस में प्लस आएगा नीचे और ये माइनस ऊपर गया, ये माइनस तुरंत धक्का देगा भगा देगा, और ये प्लस इसको धक्का देगा, वापस आएगा, नहीं आएगा। तो बी क्या हो गया हमारे पास, अनस्टेबल, और साथ में इसके शुरू में कितना फोर्स था, इधर और इधर मिलाकर नेट 0 था ना, तो इक्विलिब्रियम अभी भी बोलेंगे। तो बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और ए क्या था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए यदि हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखें तो स्टेबल के लिए देखिए थीटा हो गया 0, देखिए इधर पी है ना, माइनस से प्लस पी होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, कितना एंगल बना, ई और पी में 0, तो cos 0 की वैल्यू कितनी, 1। तो यू कितना आएगा इसके लिए, ए के लिए, माइनस पी ई cos 0 हटा दीजिए 1, ये बचा। माइनस में मतलब मिनिमम है, और जब भी कभी एनर्जी मिनिमम होती है उसे हम बोलते हैं स्टेबल। ये भी एक अच्छा आसान तरीका है समझने का। अगर ओरिएंटेशन आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो इससे समझ लीजिए। अच्छा, बी कब था, जब माइनस इधर इधर प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ डायपोल मोमेंट उधर जाएगा उस तरफ, तो पी हो गया उस तरफ और ई हो गया इस तरफ। कितने एंगल हो गए, 180, cos 180 की वैल्यू -1 और ये माइनस कितना हो गया, प्लस। तो यू कितना हो गया इस बार, पी इंटू ई, ये हो गया -1 प्लस हो गया। ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, तो ये प्लस में आ रहा है, मैक्स है। मैक्स तब होता है जब एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी जब मैक्स बोलते हैं तो एनर्जी ज़्यादा हो गई, एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या हो गया, अनस्टेबल। जिसके पास एनर्जी ज़्यादा उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल है वो। ठीक है, ये थी कहानी आज की हमारे पास कि जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक डायपोल हमारा किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है और उस पर कितना टॉर्क लग सकता है। क्लियर, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। थैंक यू।